हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस। बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसमें किस तरह हमारी वेव रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लेन है, ये क्या है, जी प्लेन है, और ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई जी एक्सिस है। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, z लेस देन ज़ीरो है, यहाँ पे क्या है, z ग्रेटर देन ज़ीरो है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। इस जगह पे अगर आप देखो तो ये क्या है कि यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू ज़ीरो है। ये क्या है, एक बाउंड्री है। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स वाई प्लेन है जो कि क्या कर रहा है, एज अ बाउंड्री काम कर रहा है। अब क्या होगा जब ये बाउंड्री आ गई, अब एक मीडिया ये बन गया और एक ये बन गया कि हमारे पास दो मीडिया बन गए। ये दोनों जो मीडियम है वो क्या है, लीनियर मीडियम है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक वेव हमारे पास आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है। जो वो हमारी जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है जी एक्सिस में, ठीक हो गया। ये क्या है, उसकी वेलोसिटी है। क्योंकि ये मीडिया वन है तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा v1, और ये क्या है, मीडिया टू है तो इसको हम आगे देखेंगे, यहाँ पे v2 आएगा। और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या है, y एक्सिस में होती है, क्योंकि हमारी क्या हो रही होती है, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब ये क्या है कि हमारी जो वेव है प्रोपोगेट करेगी, तो जब ये बाउंड्री के ऊपर आएगी तो क्या होगा, जब इसके साथ टकराएगी तो वो क्या करेगी, कुछ जो पार्ट है वेव का वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, और कुछ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। अब जो रिफ्लेक्ट बैक होगा उसमें हम देखेंगे कि वो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है इसी मीडियम में होगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि पहले जो हमारी वेव है वो ट्रेवल करिए इस डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में। अब जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो क्या होगा, हमारी जो वेव है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हमारे पास एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो उसी डायरेक्शन में रहेगी, ई एक्स, ठीक है। जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन मीडिया वन में ही रहेगी। तो इस वजह से v1 हो गया। और इसी तरह हम जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, वो भी y की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले हमारी जो वेव थी वो मूव करी थी z डायरेक्शन में। अब क्या है कि जब रिफ्लेक्ट हुई तो हमारी जो वेव है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव z की तरफ मूव करेगी। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो इस वजह से हमारे पास जो वेव इस तरह आ जाएगी। अब जो हमारी वेव ट्रांसमिट हुई है तो उसमें क्या होगा, वो इस तरह होगी कि हमारे पास ई जो एक्स एक्सिस में रहेगा, v2 उसी तरह और by उसी तरह। ये तो अब हमारे पास आ गया। अब हम लिख लेते हैं इनके इंसिडेंस वेव और इनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, ये इंसिडेंस वेव है। इंसिडेंस वेव के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, I Z T इज इक्वल टू E O I एक्सपोनेंशियल आयोटा K1Z माइनस ओमेगा टी। क्या हो रहा है, ये क्या है हमारे पास, इस पोर्शन को हम सारे कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे के क्या होगा, K1 होगा, और इधर के क्या होगा, K2 होगा। इसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, BI इज इक्वल टू ZT इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि हमारे पास जो B है वो इक्वल होता है E0 डिवाइडेड बाय C या V। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/V1 E एक्सपोनेंशियल आयोटा K1Z माइनस ओमेगा टी। ये तो हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फॉर इंसिडेंस वेव। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसको हम कह देते हैं, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फॉर रिफ्लेक्टेड वेव।
रिफ्लेक्टिव वेव में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है वैसे ही रही, ठीक है, आर वी इंटू टी इज इक्वल टू अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग कह रहे हैं कि हमारी जो वेव थी वो जी डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट बैक हुई तो हमारी जो वेव है वो क्या हो रही है, अपोजिट टू जी डायरेक्शन मूव कर रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह अब बी की हमारे पास क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे आप देखें बी की डायरेक्शन भी चेंज हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे भी एक माइनस साइन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, अब ये हमारे पास इक्वेशन इंसिडेंस वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड थी, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड थी। अब हम ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिखते हैं, वो हमारे पास क्या होगी, ई टी जी टी एक्सपोनेंशियल आयोटा के टू जी माइनस ओमेगा टी। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का क्या आएगा, पी टी जी टी इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे भी क्या है, ई ओ आर है, बी ओ टी, सॉरी ये क्या आ जाएगा 1/v2, क्योंकि यहाँ पे क्या है मीडिया, सेकेंड मीडियम की बात हो रही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा v2 ओ टी एक्सपोनेंशियल आयोटा k2z माइनस ओमेगा टी। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 थी, ये इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर करते हैं बाउंड्री कंडीशंस जो हमारे पास थी वो हम कंसीडर करते हैं, जो हमारे पास ये हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो हमारे पास है वो क्या है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, B1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल। और फोर्थ बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि वो 1/μ1 B1 पैरेलल इज इक्वल टू 1/μ2 B2 पैरेलल। अब हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास जो प्लेन हमारा XY प्लेन है, ठीक है। तो हम ऐसी सिचुएशन ले रहे हैं कि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है बेसिकली हमें क्या बता रही होती है, बाउंड्री कंडीशन हमें बता रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो किस तरह एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो लेफ़्ट साइड पे हैं और जो राइट साइड पे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो किस तरह एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ये तो हमारे पास उनका रिलेशंस आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा जो सिचुएशन, हमारा जो केस है उसमें क्या है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास ये इन दोनों केसेस में हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। अब हम कंसिडर कर लेते हैं ये दोनों, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। जब हमने इक्वेशन नंबर 3 को कंसीडर किया तो हम बात करें इस जगह पे कि जब हमारे पास क्या है, z 0 है। जब हमारे पास z 0 है तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 2। अब जो मीडियम 1 में हो रहा है ये क्या हो रहा है, इंसिडेंस भी आ रही है और साथ में ट्रांसमिशन भी हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, EI ZT प्लस ER ZT, ये क्या हो गए, मीडियम 1 के हो गए, इज इक्वल टू ET, ये हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांसमिशन जो कि सेकंड मीडियम में हुई थी। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंसिडेंस इलेक्ट्रिक फील्ड रिफ्लेक्टेड
इलेक्ट्रिक फील्ड और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे और साथ में क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है, ओ आई एक्सपोनेंशियल के आई जी माइनस ओमेगा टी प्लस ई ओ आर एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस के वन जी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू ई ओ टी एक्सपोनेंशियल आयोटा के टू जी माइनस ओमेगा टी। हम सिचुएशन कौन सी ले रहे हैं, बाउंड्री पे ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू ज़ीरो है। जब जी ज़ीरो है मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फैक्टर ज़ीरो। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या आएगा, ई ओ आई एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी आयोटा ओमेगा टी, और इधर क्या बनेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ओ आई आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा टी, क्योंकि जी ज़ीरो हो गया, प्लस ई ओ आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू ई ओ टी माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब ये क्या करेगा, तीनों में से इधर से कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या होगी, ई ओ आई प्लस ई ओ आर इज इक्वल टू ई ओ टी। ये आप हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3 कह लें इसको, या ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 7 आ गई है। अब हम ले लेते हैं ये वाला केस, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/μ1 इंटू बी आई जी टी प्लस बी आर जी टी 1/μ2 बी टी जी इंटू टी। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट की। तो जब वैल्यूज़ पुट की तो क्या होगा, हमारे ये क्या आ जाएगा, 1/μ1 1/v1 आयोटा k1z माइनस ओमेगा टी माइनस, क्योंकि हमारे पास क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड रिफ्लेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, माइनस में आया था, v1 ई ओ आर k1z माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/μ2 1/v2 ई ओ टी एक्सपोनेंशियल आयोटा k2z माइनस ओमेगा टी। उसी तरह g इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ई ओ आई माइनस ई ओ आर, ठीक हो गया, और साथ में क्या आ रहा है, μ1 v1 इज इक्वल टू 1/μ2 v2 ई ओ टी आ जाएगा। ये इधर चला जाएगा तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई ओ आई ई ओ आर इज इक्वल टू μ1 v1 μ2 v2 ई ओ टी। अब इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बीटा के इक्वल है। कंसीडर कर लेते हैं μ1 v1 μ2 v2, ये हमारे पास बीटा के इक्वल है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई ओ आई माइनस ई ओ आर इज इक्वल टू बीटा ई ओ टी। ये क्या इक्वेशन नंबर 8 आ गई है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7 क्या है, ई ओ आई प्लस ई ओ आर इज इक्वल टू ई ओ टी, ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 8 क्या है, इन दोनों को हम लोग ऐड करें, इक्वेशन नंबर 7 को और इक्वेशन नंबर 8 को, माइनस ई ओ आर बीटा ई ओ टी ऐड किया
तो क्या होगा, ये दोनों टर्म कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2EOI इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा EOT आ जाएगा। तो EOI की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 EOT। EOT की वैल्यू क्या आ जाएगी, EOT इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा EOI। ठीक हो गया। अगर हम लोग क्या करें कि इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये इसको हम कह देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, EOI प्लस EOR इज इक्वल टू EOT EOI तो ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2EOR इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा EOT। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, EOR किसके इक्वल आ जाएगा, EOR इक्वल आ जाएगा 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 EOT। अब EOT की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, तो क्या होगा, EOR इक्वल हो जाएगा 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये EOT की वैल्यू हमने लिखी 1 प्लस बीटा EOI। तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। अब हमारे पास बेसिकली क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ये अब हमारे पास क्या आ गए हैं, एम्पलीट्यूड आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंसिडेंस और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के हमारे पास क्या आ रहे हैं, एम्पलीट्यूड आ गए इन टर्म ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड था, इस टर्म में हमारे पास क्या रहे हैं, एम्पलीट्यूड्स आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के। अब हम अगर हमें पता है, हम लोगों ने लिखा था कि हमारे पास क्या है कि जो बीटा है वो बेसिकली इक्वल है किसके, U1 V1 μ2 V2। ठीक हो गया। अगर हम ऐसा मीडियम कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे क्या है कि म्यू जो है वो इक्वल है μ1 के और वो μ2 के इक्वल है, ठीक है। तो तब हमारे पास क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई V2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऐसे मीडियम काफ़ी सारे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे क्या है μ1 और μ2 इक्वल होते हैं, वो म्यू के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू। अब सिंपली 9 और 10 में हम बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या है, बीटा की जगह हमने V1 डिवाइड बाई V2 पुट किया और ये हमारे पास क्या होगा, EOR इज इक्वल टू V2। बेसिकली क्या आ रही है यहाँ पे, एलसीएम आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। हम लोग इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 11। इसी तरह अभी सेकंड इक्वेशन लेंगे, उसी में हम लोगों ने क्या करना है, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। अब हम जो है हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो वेव है वो कितनी ट्रांसमिट हुई है और कितनी रिफ्लेक्ट हुई है। वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, बाय रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और बाय ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है कि हमारी जो इंसिडेंट एनर्जी है वो कितनी रिफ्लेक्ट हुई है और कितनी ट्रांसमिट हुई है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें पता है कि जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या है, वो इक्वल है I इज इक्वल टू 1/2 एप्सिल V और इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास क्या आ गई है,
इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। हमारे पास इंटेंसिटी इसके इक्वल होती है। अगर हम इंटेंसिटी बात करें रिफ्लेक्टेड की तो वो क्या होगी, 1/2 1v1 EOR का स्क्वायर। अगर हम बात करें इंसिडेंस की, I इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन v1 EOI का स्क्वायर। और अगर इसी तरह हम बात करें ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी की तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, V2 एप्सिल 2 V2 और EOT का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो बेसिकली ये हमें बता रहा होता है कि हमारी जो वेव है वो कितनी रिफ्लेक्ट हुई है। तो हम उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R इज इक्वल टू I कि टोटल, ये क्या है, हमारी टोटल इंटेंसिटी है हमारी वेव की, और ये क्या है, इसमें से इतनी हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, IR हमारे पास बेसिकली क्या है, IR हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 E1 एप्सिलॉन V1 EOR का स्क्वायर, और I क्या लिखेंगे 1/2 E एप्सिलॉन V1 EOI का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, EOR EOI का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है EOR की वैल्यू क्या आई थी, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1 इंटू EOI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EOI हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या आएगा, V2 माइनस V1 V2 प्लस V1 होल का स्क्वायर। अब इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, टोटल हमारे पास जो इंसिडेंस इंटेंसिटी थी, वेव की इंटेंसिटी थी, और उसमें से IT हम लोग कर देंगे। अब IT की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, 1/2 E एप्सिलॉन 2 V2 EOT होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। और जो I है वो क्या है, 1/2 एप्सिलॉन V1 EOI होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये तो कट जाएगा, लेकिन अब हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 एप्सिल 2 V2 डिवाइडेड बाई एप्सिल 1 V1 इंटू EOT डिवाइडेड बाई EOI होल का स्क्वायर। अब सिंपली हम क्या करेंगे, जो EIO है और EIT है, इन दोनों की क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो वो हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशंस में आई थी हम उनको वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, T इज इक्वल टू 2V2 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1 होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गए हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपको याद हो तो वो क्या होता है, C इज इक्वल टू 1/एप्सिल म्यू नॉट, एप्सिल नॉट म्यू नॉट है। अब यहाँ पे लॉस V की बात हो रही है, हमें पता है C स्क्वायर किसके इक्वल होगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिल म्यू नॉट, एप्सिल नॉट म्यू नॉट। V की हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिल म्यू। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए क्या, एप्सिल 2 और एप्सिल 1 और V1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि हमारे पास V1 स्क्वायर इसके इक्वल होगा E1 म्यू 1, इसी तरह V2 किसके इक्वल होगा, एप्सिल 1 एप्सिल 2 म्यू 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब अगर यहाँ पे आप देखो, मुझे तो चाहिए ये वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूँगी, इस एप्सिल को इधर ले जाऊँगी, एप्सिल 2
v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 ठीक हो गया। अब एक भी मैं इधर ले आऊँगी क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एप्सिल टू v2 इज इक्वल टू 1/v2 μ2 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड केस के लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिल 1 v1 इज इक्वल टू v1 μ1। हम इन दोनों वैल्यूज़ को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू μ1 v1 डिवाइडेड बाय μ2 v2। अब हम मीडियम वही ले रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ है, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, v1 और v2 इंटू 4v का स्क्वायर v प्लस v1 होल का स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, ये तो हमारे क्या कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 4v1 v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 होल का स्क्वायर। ये तो अब हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और ये क्या था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करवाने के लिए हमारे पास क्या है कि हमारी जो वेव है, बेसिकली हम लोग कहते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है कि हमारे पास क्या थी, एक वेव जो है वो इंसिडेंट आई, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जो इंसिडेंट वेव थी उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होगी और कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास कंजर्वेशन तभी होल्ड होगा जब हमारे पास क्या हो जाएगा, जितनी रिफ्लेक्ट हुई है और साथ में इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1 को हम इक्वल आएगा, तो हमारी क्या होगी, हमारी जो वेव है वो क्या करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करेगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू पुट करेंगे और टी की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि 1 के इक्वल आती है कि नहीं आती। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, आर की वैल्यू पुट की और साथ में टी की वैल्यू पुट की है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास ये आया, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या हो गया कि ये जो है ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये रह जाएगा। अब ये भी होल का स्क्वायर बनता है, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड कर रही है। ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।